सबसे पहले पूछना चाहूँगा, शनि की जो महादशा है ये इंसान को कितने हद तक अफेक्ट करती है सर? तो शनि महादशा जीवन का एक आईना है जिसको देखकर यदि हम भयभीत हो गए तो निश्चित है कि फिर हम उड़ान नहीं भर सकते। राइट। तो शनि की महादशा इतना स्ट्रगल क्यों दिलवाती है? सर बेसिकली ये स्ट्रगल नहीं है। ओके। आज की डेट में हम इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि थोड़ा सा भी चेंज, थोड़ी सी भी शिफ्ट हमारे लिए ट्रबल और स्ट्रगल का वर्ड बन जाता है। शनि को कहा जाता है इंस्टेंट कर्मा का जो है वो आपको कह सकते हैं फल उसी समय मिलता है। ये स्टेटमेंट क्यों कहा गया है सर? देखिए ये सबसे बड़ा मिथ है। ओके। क्योंकि किसी भी चीज का रिजल्ट इंस्टेंट नहीं है। ओके। न आज था, न पहले था, न कभी हो सकता है। ओके। शनि की जब भी महादशा आती है तो कौन सी ऐसी राशियां जनरली होती है जिस पे ये स्ट्रांगली ज़्यादा अफेक्ट करती है? राहु देव की बात करें तो कहा जाता है ये इल्यूजन्स ज़्यादा देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है सर? इल्यूजन का भी देवता है, लेकिन इल्यूजनेटिव कौन होगा? जिसके अंदर पेशेंस नहीं होगा, जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होगा। राहु की महादशा में जनरली देखा गया है कि ज़्यादा करके जिस पे वो दशा चलती है वो या तो कोई एडिक्शंस की तरफ जाते हैं या ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी फोकस या अपने गोल से। ये क्यों होता है सर? एडिक्शन कब बनेगी? जब आप इतनी क्षमता भी खो दोगे कि आप नहीं जाना चाह रहे और वो आपको ले जाए। परफेक्ट। उसी तरीके से राहु की महादशा के लिए कुछ गाइडेंस, कुछ रेमेडीज? देखिए सबसे पहले राहु की महादशा के लिए मेजर गाइडेंस है टू बी डिसिप्लिन्ड। ओके। केतु महादशा में कहा जाता है कि डिटैचमेंट ज़्यादा होता है, कंफ्यूजन के फेस को कह सकते हैं ये ओपन करता है एक नॉर्मल आम इंसान के लिए। ऐसा क्यों सर? कोई भी प्लेनेट आपका नुकसान नहीं चाहता, कोई प्लेनेट आपको पीड़ित नहीं करना चाहता। पीड़ा का कारण आप स्वयं हैं। ओके। केतु महादशा में एक आम इंसान के लिए जब ये महादशा आती है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? माइंड, मनी या हेल्थ सर? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज है माइंड। आप जितना गणेश जी के नियर बाय रहेंगे केतु में, उतना आप सेफ साइड उस दशा को प्ले करेंगे। केतु की महादशा में कहा जाता है सर कि स्पिरिचुअली सडनली आदमी एक्टिव हो जाता है ज़्यादा। ये क्यों होता है? हमने एक अक्सर दोहा भी सुना है कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे करे। सबसे पहले अखिल जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास हमारे स्टूडियो आए पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए सर। और आज जो हमने टॉपिक रखे हैं वो है महादशा, शनि, राहु और केतु। ये तीनों पे हम डिस्कशन करेंगे। आपकी गाइडेंस, आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हम समझेंगे कि इन महादशा में हमें कैसे अपने आप को टैकल करना है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर। राधे राधे सर। राधे राधे। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, शनि की जो महादशा है ये इंसान को कितने हद तक अफेक्ट करती है सर? सर उससे पहले मैं थोड़ा सा गुरुजनों का ध्यान करना चाहूँगा। प्लीज करिए सर। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्व साधुआ प्रणामम पारंगते परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। परफेक्ट। क्योंकि सर सबसे पहले ये जो विद्या है ये गुरुओं के द्वारा प्रदत्त है। यस। इस ऐसी विद्या नहीं है जिसका स्वयं मैंने ज्ञान लिया हो या मेरे द्वारा रचित हो। मैं तो एक माध्यम हूँ, एक गुरु से दूसरे गुरु की शिष्य की तरफ, फिर दूसरे शिष्य से दूसरे शिष्य की तरफ। राइट। तो जैसा कि आपने बात करी शनि महादशा की, तो शनि महादशा से पहले हमें ये समझना अनिवार्य है कि शनि देव क्या हैं। ओके। अक्सर हमने सुना है कि ये कर्म के देवता हैं। राइट। बिल्कुल सही है। राइट। न्याय के देवता हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन एक आजकल प्रचलित शब्द है कि क्रूर देव हैं। ओके। जबकि ये क्रूरता नहीं सिखाते हैं। ओके। ये वास्तविकता सिखाते हैं। ठीक है। क्योंकि कोई भी रिश्ता, कोई भी दोस्ती, कोई भी व्यापार आपको हकीकत जब बताता है जब वो आपकी मुसीबतों में आपका साथ देता है। ओके। क्योंकि खुशी के लिए तो 100 लोग तैयार हैं। आप आज कोई आयोजन करो, आज कोई पार्टी करो,
आप किसी को एक फ़ोन मारोगे वो 10 बार आ जाएगा, राइट, लेकिन दुख में कौन कितनी बार आ रहा है, आपके संघर्षों में कौन कितना साथ दे रहा है, ये उसकी वास्तविकता दिखाते हैं। राइट, और ये जो शनि महादशा का फेज़ है, ये वही एक फेज़ है जहाँ पर धीरे धीरे आपको अपने रिश्ते समझ में आते हैं, आपको रिश्तेदार समझ में आते हैं, आपको अपना व्यापार समझ में आता है, अपना परिवार समझ में आता है, और आपका स्वयं का शरीर आपका कितना साथ दे सकता है कठिनाइयों में, वो समझ में आता है। परफेक्ट, वास्तविकता अगर आप देखेंगे तो शनि महादशा जीवन का एक आईना है, जिसको देखकर यदि हम भयभीत हो गए तो निश्चित है कि फिर हम उड़ान नहीं भर सकते। राइट, लेकिन यदि हम सीख गए कि कौन सा रिश्तेदार हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना हमारा अपना है, या कितना हमारा सहयोग करेगा, तो हम जीवन की वो उड़ान लेना शुरू कर देते हैं जो शायद हमने अपने सपने में भी कभी नहीं सोची थी। परफेक्ट, तो शनि महादशा एक ऐसी दशा है जो व्यक्ति को तराशने का काम करती है, ओके, क्योंकि हर सोल एक पर्पस लेके आई है, ये हम सब जानते हैं। वो अलग बात है कि कुछ वर्षों बाद हम भूल जाते हैं कि हम आए किस लिए थे। जैसे आपने सुना होगा कि गर्भ में हर बच्चा कहता है परमात्मा से कि मुझे सिर्फ एक क्षण के लिए बाहर कर दो, मैं जीवन भर आपका नाम रटूंगा। लेकिन वो एक क्षण बाहर आते ही उस माया में ऐसा खो जाता है कि उसके बाद उसको ईश्वर नाम फिर किसी गुरु द्वारा याद दिलाया जाता है। परफेक्ट, ऐसे ही शनि महादशा एक वो फेज है जहां व्यक्ति को इंसानियत, सरलता, धरती से जुड़ाव कैसे रखना है, जीवन के पहलुओं को कैसे समझना है, और जीवन को सरलता से कैसे जीना है, ये सिखाती है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो इस तरीके से पहले तो हमें ये समझना है कि एक्चुअल में शनिदेव है क्या। लेकिन अगर शनि महादशा की बात करें सर, तो इसमें स्पेसिफिकली हम कहें तो शनि की महादशा इतना स्ट्रगल क्यों दिलवाती है? सर बेसिकली स्ट्रगल नहीं है। ओके, आज की डेट में हम इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि थोड़ा सा भी चेंज, थोड़ी सी भी शिफ्ट हमारे लिए ट्रबल और स्ट्रगल का वर्ड बन जाता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं है किसी को। शनि बेसिकली क्या है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्लेनेट। ओके, और हम आजकल अल्फ़ा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, या जेनजी भी बोलने लगे हैं, तो हम बहुत स्पीड में भागने लगे हैं, हमारे थॉट्स भागने लगे हैं, हमारी क्योंकि डाइटिंग भी वैसी हो गई है। राइट, फास्ट फूड हो गया है, Right. घर का फूड है तो वो भी ज़्यादा ऑयली या फ्राइडी होता है। राइट, राइट, चाहे हम घर का बेशक बोल लें, लेकिन वो भी ऑयली और फ्राइडी होता है, Right. चीज़ी होता है। तो Right. उस वजह से हमारा थॉट प्रोसेस भी फास्ट है, राइट, डाइजेशंस बहुत वीक हो चुके हैं लोगों के। राइट, तो अब शनि क्या करता है, वो कहता है कि थोड़ा ठहरो। राइट, लेकिन आज की डेट में जहाँ हम पेशेंस की बात करते हैं, वो लोगों को स्ट्रगल लगने लगा है। ओके, अब सपोज करो आपको यहाँ से 2 लाख कुआ जाना है, एक जेन्युइन सी चीज़ है कि रेड लाइट आएगी, थोड़ा ट्रैफिक स्टक होगा, लेकिन आज के लोगों को क्या लगता है, ट्रैफिक जाम। जाम, ऐसे ही जैसे ही शनि महादशा आती है तो लोगों को अपनी लाइफ का ट्रैफिक जाम लगने लग जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले आपको ये सिखाता है। देखो शनि महादशा 3 फेज की आती है, क्योंकि ये 19 साल की दशा है। ओके, जो शनि महादशा है वो पूरी 19 साल की दशा है, और वो 19 साल की दशा में आपको इतना तराश जाएगा कि फिर जीवन में आप कभी लड़खड़ाओगे नहीं। सब जो होना वो तब हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली वो स्ट्रगल नहीं होता है। ओके, बेसिकली जो रिश्ते आपके अपने नहीं होंगे वो धीरे धीरे छूट जाएंगे, कट जाएंगे। क्योंकि वो आपको मुसीबतों का फेस दिखाएगा। राइट, मुसीबत किस लिए दिखाएगा, ताकि आप ये जान सको कि कौन व्यक्ति आपका अपना है और कौन व्यक्ति अपनापन दिखा रहा है। परफेक्ट, फिर दूसरा आपके व्यापार को लेके कि क्या जो आप काम कर रहे हो वो दूसरों को देख के कर रहे हो या वही काम कर रहे हो जो करने आए थे। ओके, तीसरा फेज फिर आपको वो इतनी कष्ट देता है, शारीरिक कष्ट, कि आप अपने आप को ये महसूस कर पाते हो कि जो मैं शरीर को चला रहा था वो वास्तव में स्ट्रांग है या केवल बनावटी स्ट्रांग है। अगर आपने
गलत खाया, गलत पिया पिछले कुछ सालों में, तो वो दशा आपके लिए पीड़ादायक हो सकती है। सही लेकिन बात है। यदि आप शुरू से ही योगा कर रहे हैं, लाइट डाइट ले रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो वो आपके शरीर के लिए पीड़ादायक नहीं होगी। होगा। राइट। ऐसे ही यदि आपने ऐसे मित्र चुने हैं शुरू से जो हर समय आपका हर घड़ी में साथ देते हैं, तो वो आपके लिए कष्टदायक नहीं होगा। फिर दूसरी बड़ी पहलू कि शनि आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित है, किस राशि के अंतर्गत स्थित है, किस ग्रहों के साथ स्थित है। ओके। अगर मित्र ग्रह मित्र राशि में है तो शायद वो दशा उतनी पीड़ादायक नहीं होगी। ओके। लेकिन यदि शनि राहु के साथ है, केतु के साथ है, जिसको हम पापी ग्रह बोलते हैं लाल किताब में, या अगर हम वैदिक की बात करें तो हम इसे कहीं ना कहीं विष ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमारे दिमाग के अंदर प्रेरित करते हैं जो समाज से विपरीत होती है। राइट। तो शनि दशा स्ट्रगल लाएगी, पीड़ा लाएगी या उत्साहवर्धन करेगी, ये सबसे पहले निर्भर करता है कि हम शनि को लेते कैसे हैं। परफेक्ट। क्योंकि आम भाषा में लोग शनिदेव की जब भी बात करते हैं तो स्ट्रगल की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, लॉसेस की बात करते हैं, जबकि एक्चुअल में वो कैलकुलेशन का टाइम होता है। ओके। वो पेशेंस का टाइम होता है। अगर आप में पेशेंस है तो शनिदेव आपको इतना तराश सकते हैं कि आप रंग से राजा बन जाएंगे। ओके। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उस पेन को कैसे ले रहे हो। शनि को कहा जाता है इंस्टेंट कर्मा का जो है वो आपको कह सकते हैं फल उसी समय मिलता है। ये स्टेटमेंट क्यों कहा गया है सर? देखिए, ये सबसे बड़ा मिथ है। ओके। क्योंकि किसी भी चीज का रिजल्ट इंस्टेंट नहीं है। ओके। न आज था, न पहले था, न कभी हो सकता है। ओके। क्योंकि जब हम कर्मों की बात करते हैं तो हमारे कर्मों के दो फेज होते हैं। ओके। एक अच्छा कर्म है और एक बुरा कर्म है। ओके। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस राजा का। कृष्ण जी ने भी उसको 99 मौके दिए थे। ओके। कि तू 99 बार पाप कर, मैं बर्दाश्त करूंगा। लेकिन जिस दिन तेरा 99 पार हो गया, ओके, तुझे मैं लीन कर दूंगा। ओके। तो उसी प्रकार शनिदेव भी, ऐसा नहीं है कि आपने आज आपसे कोई कृत्य हो गया और तुरंत वो बैठे हैं आपके पीछे, नहीं नहीं मैं तुझे तो अभी दंडित करूंगा। ओके। अगर ऐसा होता तो प्रारब्ध, संचित और क्रियमान कर्म की परिभाषा ही नहीं बनी होती। परफेक्ट, परफेक्ट। इंस्टेंट रिजल्ट जैसी कोई चीज नहीं है। वो अलग बात है कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कहा किसी व्यक्ति को और रात्रि को ही उसको आभास हो गया और अगले दिन फिर किसी व्यक्ति ने उसको गलत बोल दिया, क्योंकि ये तो मेरी मैनिफेस्टेशन है उसको बैलेंस करने के लिए। राइट। तो इसमें शनिदेव का इंस्टेंट रिजल्ट है ऐसा नहीं है। रिजल्ट देते हैं ये डेफिनेट है, लेकिन वो भी रिजल्ट उस अनुसार मिलता है कि भाव परिस्थिति कैसी है, राशि की परिस्थिति कैसी है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद कितना है आपके ऊपर, आपकी जीवन शैली कैसी है। यदि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, आपने इस जीवन में अपने कर्मों को सुधारने का काम शुरू कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि शनिदेव को पीड़ा ही देनी होती है। राइट। तरक्की भी वही देते हैं। सही बात है। क्योंकि कर्मों का फल मिलना है तो अच्छों का भी वही देंगे और बुरों का भी वही देंगे। परफेक्ट। तो इंस्टेंट रिजल्ट जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को आत्मगिलानी हो जाती है तो कह सकते हैं कि उसको तुरंत समझ में आ गया और उसने सुधार के लिए कुछ किया। शनि की जब भी महादशा आती है तो कौन सी ऐसी राशियां जनरली होती है जिस पे ये स्ट्रांगली ज़्यादा अफेक्ट करती है? देखिए, सबसे पहली बात ये कहना बड़ी अतिशोक्ति होगी कि कौन सी राशि पे इफेक्ट आएगा। सबसे पहले तो देखिए, शनि की अपनी राशियां हैं 10 नंबर 11 नंबर, राइट। मकर और कुंभ। यस। ठीक। अब मकर और कुंभ यानी कि शनि जब भी एक्टिव होगा तो ये तो और एक्टिव होंगी डेफिनेट है। होंगे। राइट। अब दूसरी कौन सी प्रभावित होंगी जहां शनि को अच्छा माना जाता है या उच्च का माना जाता है? राइट। जो 7 नंबर तुला राशि या वृषभ राशि 2 नंबर, ओके। वहां भी धन की राशि है तो शनि बड़े लेवल का काम करता है। राइट।
वो छोटे लेवल का विजन नहीं रखता। ओके। तो जब भी शनि दशा आएगी ये एक्टिवेट होंगी, लेकिन इनका रिजल्ट क्या होगा वो डिपेंड करता है कि शनि के साथ प्लेस्ड क्या है, शनि के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है। ओके। यदि मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि है, अब एक शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। राइट। लेकिन यदि पाप ग्रह, क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा। राइट। राइट। तो ऐसा नहीं है कि शनि दशा आने पे इन राशियों के अंदर शक्तिशाली प्रभाव आ जाएंगे या यही प्रभावित होंगी। ओके। शनि की दृष्टि कहाँ जा रही है, शनि कहाँ किस ग्रह के साथ बैठा है, ओके। वो डेफिनेट है। 10 और 11 एक्टिव होंगी, डेफिनेट होंगी, क्योंकि शनि आ रहा है तो अपने घर को तो एक्टिव करेगा ही करेगा। राइट। लेकिन प्रभाव क्या होंगे ये डिपेंड करता है कि शनि की दृष्टि कौन सी पड़ रही है। ओके। यदि 3, 7 पड़ रही है, 10 पड़ रही है तो अलग दृष्टि से काम होगा, और केवल दृष्टि नहीं पड़ रही वैसे ही एक्टिव हो रही हैं तो वो वैसे रिजल्ट देंगी। परफेक्ट। तो हाँ, ये नहीं कह सकते कि शनि दशा आएगी तो ये राशियां ही शक्तिशाली होंगी या इन्हीं पे प्रभाव आएगा। ओके। जैसे आपने कहा कि 10 नंबर 11 नंबर पे शनि की महादशा ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होती है, लेकिन अगर हम शनि की महादशा की बात करें तो इस महादशा में ऐसी कोई गाइडेंस, ऐसे कोई कह सकते स्पेसिफिकली ऐसी कोई रेमेडीज़ किसी भी राशि के लोगों को करनी चाहिए? देखिए, मैं रेमेडीज से ज़्यादा लाइफ साइंस पे बिलीव करता हूँ। ओके। कि जब भी आपकी शनि की महादशा आरंभ हो रही है तो सबसे पहले तो सरेंडर मोड पे आ जाओ। ओके। जिस भी ईस्ट को आप मानते हो, जो भी आपकी कुल देवी हैं, उनको आप बिल्कुल सरेंडर कर दो। ठीक है। कि मैं जीवन के हर पहलू को सीखने के लिए तैयार हूँ। ओके। दूसरी चीज, उस चीज के लिए भी तैयार हो जाओ कि अब आपको झटके लगने वाले हैं। ओके। झटके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपके सामने लोगों के ऐसे चेहरे प्रदत्त हो जाएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। राइट। आप भी बहुत धुंधली दुनिया में जी रहे थे कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा सब कुछ है, और आपको अचानक पता चलेगा कि आपको सुई लगी और सुई के नाम से ही वो गायब हो गया। तो ये 2 तैयारी सबसे पहले जरूरी है। तीसरी तैयारी रेमेडीज के रूप में पेशेंस। ओके। क्योंकि अक्सर रेमेडी का नाम सुनते हैं ना, लोगों को वो लगता है Instant कि solution। नारियल बताएंगे, तिल बताएंगे, तेल बताएंगे, वो तो सभी बताते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो लाइफ साइंस है कि आप लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव Changes करें लाना है। कि वो शनि दशा आपको अनुकूल लगे, परफेक्ट। आपके विपरीत ना लगे बल्कि आपको अनुकूल लगे। परफेक्ट। बहुत बढ़िया। पेशेंस सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और चौथी चीज, रेडी फॉर द चेंज। डिस्कम्फर्ट। Change in your health, change in your business, change in your profits, change in your relationships. Each and everything will be evaluated according to universe. परफेक्ट। यूनिवर्स आपकी हर एक चीज को तोलेगा मोलेगा। जो आपके लिए बना है, जो आपके इस जीवन के उद्देश्य के लिए बना है, वही आपके पास रहेगा। जो आपने दूसरों को देखकर तैयार कर लिया, आप जिसके लिए बने ही नहीं है, वो सब आपसे दूर हो जाएगा। और यही रीजन है कि शनि को स्ट्रगल माना जाता है। अब आपने रेमेडीज की बात करी, तो जब भी हम रेमेडीज की बात करते हैं तो हम कारक तत्व देखते हैं। ओके। अब शनि के कारक कौन है? जो आपको हेल्पिंग हैंड है। ओके। चाहे आपकी घर की मेड है, चाहे ड्राइवर है, चाहे आपके जो भी कर्मचारी हैं, यदि आप उनसे रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं, या उनको थोड़ी सी सपोज कीजिए बोनस कभी दे दिया, कभी कोई गिफ्ट बांट दिए, कभी हम जैसे कहते हैं कि सैटरडे के दिन आप अपने वर्कर्स को कुछ मंगा के खिला दीजिए, कुछ मीठा नमकीन, जितने वो हैप्पी होंगे उतने शनिदेव हैप्पी होंगे। ओके। फिर दूसरी रेमेडी हम कर सकते हैं छायादान। ओके। क्योंकि बेसिकली हमें अपने प्रतिबिंब को, राइट। जो नेगेटिव एनर्जी है, माना जाता है कि सरसों की तेल की कटोरी के अंदर एक सिक्का डालकर जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं
तो जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव आवरण हैं, वो उस तेल में कैद हो जाता है। हम उसको डोनेट करें, या आप कर सकते हैं तो नमकीन चीज़ें जो रोड पे बेगर्स बैठे होते हैं, आप उनको हेल्प कीजिए। कहने का मतलब है जितना आप लोगों की मदद करेंगे, यही सबसे बड़ी जितना आप उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उतना ही शनिदेव प्रसन्न होंगे। और चौथी सबसे बड़ी रेमेडी है अपने शरीर से पसीना निकालना। ओके। क्योंकि शनि मेहनत के देव हैं। ओके। धीरे चलते हैं, तो पहली बात तो आपको अपनी चाल धीरे करनी पड़ेगी। यानी कि जब शनि की महादशा आए तो कोई भी जल्दबाजी में ना तो इनोवेशन करनी है, ओके, ना एक्सपेंशन करनी है। ओके, जनरली लोग क्या करते, देखो हर दशा है ना अपना एक पूरा स्ट्रक्चर लेके आती है। ओके, कि ये दशा आई है तो अब मैं ऐसे ऐसे काम करवाऊंगी। ओके, क्योंकि वो फलित जब ही होगी जब व्यक्ति गलतियां करेगा। परफेक्ट। तो यदि व्यक्ति पेशेंसफुल होगा कि नहीं अभी शनि दशा आ गई, मुझे जॉब चेंज नहीं करनी जल्दी सी, पहले मैं समझूंगा कि दूसरी कंपनी में मुझे क्या बेनिफिट और यहाँ क्या नुकसान है। अगर वो जॉब शिफ्ट नहीं करता है, अगर वो व्यापार का एक्सपेंशन नहीं करता है, एकदम से कोई नए प्रॉफिट प्लान्स नहीं बनाता है, तो वो रिस्क में नहीं आएगा। लेकिन अक्सर मैंने देखा है जब भी शनि दशा आती है और जो व्यक्ति कहीं से भी पूछता नहीं है कि नहीं जो चल रहा है सही चल रहा है, वो अचानक ही इतना तीव्र हो जाता है भागने में कि फिर उसको हर काम के अंदर असफलताएं मिलती है। जहाँ भी जॉब चेंज करता है फिर उसको नुकसान लगता है। क्योंकि शनिदेव कहते हैं रुको भाई, ठहरो, थामो, समझो, देखो और फिर करो। राइट। लेकिन व्यक्ति क्या कहता है, पहले मैं कर लेता हूँ, फिर थाम लूंगा, फिर समझ लूंगा, फिर देख लूंगा। बस इतना ही फर्क है। राइट। तो रेमेडीज के रूप में सबसे पहला पेशेंस है, रेडी फॉर चेंज है, और लोगों की रियलिटी को एक्सेप्टेंस करना है, सरेंडरनेस है। और अगर आप जो वर्चुअल रेमेडीज जो मार्केट्स में हैं, आप छायादान कर सकते हैं। हाँ, गरीबों की सेवा आप जितनी करेंगे, जितने अपनी हेल्पिंग हैंड की सेवा करेंगे, उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और देखा इसका रिवर्स जाता है कि जैसे ही ये महादशा लगती है, व्यक्ति आवेश में आकर अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी हेल्पिंग हैंड्स को इतनी क्रूअल्टी से बिहेव करने लग जाता है, चीखना, चिल्लाना, अब्यूजिंग। क्योंकि वो प्रकृति है। अगर दशा आई है तो वो अपने रिजल्ट दिखाएगी, लेकिन वो कब दिखाएगी, जब आप उसको समझोगे नहीं। अगर आप उसको समझ जाओगे, जैसे मान लो आपका अभी कोई एम्प्लॉय आया, उससे छोटी सी गलती हो गई, यदि आपने एक पोज लेके रिएक्ट किया, एक्ट किया, तो आप सेव हो जाओगे। लेकिन अगर उसकी उसी गलती को पकड़ लिया और रिएक्शन दे दिया, तो फिर दशा वो काम करवाएगी जिसके लिए वो मशहूर है। फिर आप छोटी सी बात का पतंगड़ बना दोगे और उसको इतना कुछ सुना दोगे, यदि उसकी आत्मा दुखित हो गई तो आपकी दशा लगा लीजिए कि ऐसे फल देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो वो बहुत अवेयर वाली दशा है, बहुत संभल कर चलने वाली दशा है। देखो रेमेडीज अपनी जगह काम करेंगी, लेकिन यदि आप ये चीजें नहीं करेंगे ना, तो रेमेडीज भी कुछ नहीं करेगी। राइट, परफेक्ट। अगर शनि की बात करें तो शनि का महादशा के साथ कहा जाता है 7.5 और शनि ढैया, ये दोनों भी आते हैं। तो इसके बारे में कैसे हमें अपने आप को संभालना है, ये बताइए सर। देखिए, महादशा, 7.5 और ढैया ये अलग अलग हैं। ओके। महादशा विषोमत्री दशा की तरह है, ठीक है, जो अपने क्रम से चलती आएगी। ओके। जो केतु से आरंभ होकर बुध पर समाप्त होती है। ठीक है। शनि की 19 साल की है, वीनस की 20 साल की है, राहु की 17 साल की है, बृहस्पति की 16 साल की है, बुध की 17 साल की है। तो ये क्रमबद्ध चलती आएगी, चलती आ रही है। केतु से आरंभ होगी, बुध पे समाप्त होगी, फिर केतु से आरंभ होगी। परफेक्ट। हो सकता है इस जन्म में किसी की बुध की दशा आए ना आए, राइट। किसी की केतु की आए ना आए, वो निर्भर करता है कि वो किस दशा में उसने जन्म लिया। ठीक है, ये तो हो गई महादशा। ठीक है। अब जो हम 7.5 की बात करते हैं, उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा पत्री को समझना होगा। ओके। जिस भी भाव और राशि में
आपके चंद्रमा स्थित हैं, ओके, सपोज कीजिए आपके चंद्रमा मकर में स्थित हैं 10 नंबर राशि में, राइट, तो जब भी शनिदेव 9 नंबर राशि में आएंगे ओके, वो आपका पहला ढैया होगा। ओके, जब वो 10 नंबर में आएंगे दूसरा ढैया होगा। ओके, जब वो 11 नंबर में आएंगे तो आपका तीसरा ढैया होगा। ओके, 3 ढैये हो गए 7.5। अब ढैया की बात करते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए शनिदेव इस पोजीशन में आए कि आपका केवल और केवल 2 तो हो गए, ठीक। अब तीसरे के लिए वो ढैया उस समय नहीं आया, राइट, तो जब भी शनिदेव उस राशि में आएंगे तो वो आपका ढैया लग जाएगा। ओके, लेकिन सबसे प्रमुख बात क्या है, महादशा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7.5, ओके, क्योंकि 7.5 आपको सम्मानित करने आती है, राइट, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने आती है। आप मोरारजी देसाई को देखिए, ओके, आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को देखिए, इंदिरा गांधी जी को देखिए, इन तीनों ने ही जो पदभार संभाला है प्रधानमंत्री के रूप में वो अपने 7.5 के समय पे ही संभाला है। ओके, 2014 से 19 मोदी जी की थी, 1975 से जब उनकी 7.5 लगी तो 1977 में मोरारजी देसाई जी ने अपना पद संभाला, यस, ऐसे ही इंदिरा गांधी जी ने संभाला, ऐसे ही हमारे जो एमपी के सीएम हैं उन्होंने भी 7.5 में ही अपना पद संभाला है। ओके, तो ये साफ दर्शाता है कि 7.5 पीड़ादायक नहीं है, लाभदायक भी ये रिस्पॉन्सिबल बनाती है। फिर निर्भर वही करता है कि वो किस भाव से होकर जा रही है, वो जो राशियों से होकर जा रही है वो मित्र राशियां हैं क्या, फिर वहां साथ में ग्रह कौन से बैठे हैं, राइट, और जो अन्य ग्रहों की स्थिति है राइट, वो कैसी है, उस समय किस ग्रह की महादशा चल रही है और वो आपको क्या प्रभाव दे रही है। फिर गोचर पे निर्भर करता है कि गोचर आपको क्या रिजल्ट देता है। तो जब हम इन सारी चीजों का सार निकालते हैं तभी हम किसी दशा, महादशा या 7.5 या ढैये को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ओके, इस तरीके से पूरा 7.5 और ढैया का विश्लेषण आपने किया। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अब तक हमने शनि महादशा को समझा। यहाँ पे सर ने एक्चुअल में शनि देव है क्या उसके बारे में बताया, गाइडेंस बताई, क्या चेंजेस पहले अपने आप में लाने हैं वो भी बताए सर ने, और उसके बाद क्या स्पेसिफिकली रेमेडीज़ ये भी हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में पता चला। अब हम आते हैं सर राहु के ऊपर। राहु देव की बात करें तो कहा जाता है ये इल्यूजन्स ज़्यादा देते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है सर? देखिए, सबसे पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम आज कलयुग में हैं। ओके, कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम हो रहा है कि कलयुग समापन की ओर है, राइट, जबकि अगर वास्तविक आप अगर ग्रंथों में देखोगे, शास्त्रों में देखोगे तो ये कलयुग का अभी प्रथम चरण आरंभ हुआ है। ओके, क्योंकि 4,72 वर्ष जो कि मात्र एक दिन है विष्णु लोक के लिए, ओके, देवलोक के लिए एक वर्ष है। ओके, क्योंकि हमारी जो दिन की गणना है वो अंतरिक्ष में जाकर बदल जाती है, yes. ये तो साइंटिफिक प्रूवन है। प्रूवन है, यस, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स गए हैं राइट, उनसे साफ पता लग गया कि जो स्पेस टाइमिंग यहाँ चल रही है वो टाइमिंग वहाँ नहीं है। नहीं है, राइट, तो हमारे लिए 4,72 वर्ष बड़े हो सकते हैं लेकिन उन लोगों के लिए नहीं। नहीं है, राइट, जब भी तो हमने सुना है ना कि ऋषियों ने 10-10 हजार वर्ष तपस्याएं की, तपस्या की, कैसे yes, की? कैसे की, समय काल में परिवर्तन है तभी तो की। राइट, 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 तो कलयुग प्रभावी ही राहु पे है, ओके, मटेरियलिज्म। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी की दशा को समझने से पहले हम राहु को समझेंगे कि राहु क्या है। ओके, सबसे पहली चीज, जो छाया ग्रह है वो इल्यूजन ही देगा, रियलिटी तो देगा नहीं। देगा नहीं, राइट, क्योंकि जो अपने आप में ही स्वयं पूर्ण नहीं है, जो छाया है, शैडो है, वो रियलिटी चेक तो देगी नहीं, राइट, राइट, अब दूसरा, राहु आपके मटेरियलिज्म को शो करता है ओके, कि आपको कितना पैसा चाहिए, बड़े घर, बड़े मकान, बड़ी गाड़ियां, बड़े बिजनेस। राहु एक्सपेंशन है। ओके, अगर कलयुग में बड़ा बनना है
तो राहु का सहयोग चाहिए ही चाहिए, ओके लेकिन पॉजिटिव राहु। ओके राहु कहाँ स्थित है, ये भी किस राशि में है, किस ग्रहों के साथ में है। यदि फिर वही शनि के साथ होगा तो फिर वही क्रूरता दे देगा। ओके लेकिन यदि कहीं मित्र ग्रहों के साथ में है और उच्च का है, दृष्टिगत अच्छी दृष्टि आ रही है, राइट तो वो आपको उस ऊंचाई तक लेके जा सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इतना पॉजिटिविटी रंक से जो राजा बनाने का काम है वो राहु का ही है, ओके ओके क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही दे पाएगा। राइट 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 राहु मटेरियलिज्म का देवता है, इल्यूजन का भी देवता है, लेकिन इल्यूजनेटिव कौन होगा? जिसके अंदर पेशेंस नहीं होगा, जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होगा, राइट जो चकाचौंध से खुश होने वाला होगा। लेकिन जो व्यक्ति परख कर चलने वाला होगा वो व्यक्ति उसी मटेरियलिज्म की इच्छा से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन फिर वही मैं बात करता हूं कि ये व्यक्ति के परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि वो राहु को परसीव कैसे कर रहा है। परफेक्ट अक्सर लोग कहते हैं खाली बैठे शैतान का घर दिमाग, वो वास्तविकता है, क्योंकि राहु पार्ट क्या है? हेड पार्ट है खाली। राइट तो बेसिकली वो आपकी थॉट्स को रोटेट करेगा। परफेक्ट अब मान लीजिए आप किसी बिस्तर पे बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा 1000 करोड़ का बिजनेस होगा, मेरे पास लेमोजिन आएगी, डिफेंडर आएगी, BMW आएगी, मर्सिडीज आएगी, मेरे अकाउंट में 10,000 करोड़ का बैलेंस होगा। लेकिन वो बैठने से नहीं होगा। ओके राहु का काम है आपको थॉट प्रोसेस देना, ओके लेकिन राहु आपको डिसिप्लिन्ड भी बनाता है। ओके जब तक आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं करोगे राहु रिजल्ट नहीं देगा आपको। इसीलिए कहते हैं जिसका राहु अच्छा है उसको HR में लेना चाहिए, ओके क्योंकि जो वो डिसिप्लिन दे सकता है, वो और कोई नहीं जो वो मेहनत करा सकता है, वो और कोई नहीं करा पाएगा। परफेक्ट पहले के लोग क्यों पत्रियों का निरीक्षण करते थे? अगर राजा भी किसी को पद पे रखता था तो वो हर चीज को निरीक्षित करता था। राइट वो राजगुरु से सलाह लेता था, वो मंत्री से सलाह लेता था, राइट क्योंकि राजगुरु उसकी पत्री को देखकर उसके निश्चित करते थे कि ये व्यक्ति किस लिए इसका जन्म हुआ है और ये क्या कर्म के लिए पैदा हुआ है। परफेक्ट मंत्री अपने एक्सपीरियंस से उसकी फेस रीडिंग करके उसके बारे में जानकर राजा को राय देते थे। तब भी किसी पद पे राजा रखता था, नहीं रखता था। नहीं रहता। राइट लेकिन आजकल के लोग उन चीज़ों को अंधविश्वास मानने लगे हैं। क्योंकि ये भी देखिए एक बहुत बड़ी साजिश तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी ही संस्कृति से हमें दूर रखने का प्रयास किया जाए ओके कि ताकि कुछ चुनिंदा लोग ही इस दुनिया पर राज कर सकें और हम बैठे केवल अपने घरों में ये सोचते रहें कि ये राहु है, ये केतु आ गया या ये शनि आ गया, हम उसी में उलझे रहें और दूसरा उसको समझकर आगे निकल जाए। राहु की महादशा की बात करें, जैसे आपने शनि की महादशा में 10वीं और 11वीं राशि कही कि उनके लिए वो कह सकते हैं एक्टिवेशन मोड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वैसे ही अगर राहु की महादशा की बात करें तो कौन सी राशि नेचुरली एक्टिव होती है सर? देखिए जनरली क्या है कि राहु को इल्यूजनेटिव माना गया है, राइट तो उनको वैसे तो कोई राशियां प्रदान नहीं की गई। ओके लेकिन अगर हम वैदिक ज्योतिष में देखें या लाल किताब के अनुसार देखें तो 3 नंबर राशि जेमिनाई मिथुन ओके और 6 नंबर राशि वर्गो यानी कि कन्या, कन्या यहाँ राहु उच्च के होते हैं। ओके तो जब भी राहु देव एक्टिवेट होंगे तो 6 नंबर और 3 नंबर राशियां और ये घर एक्टिवेट होंगे। ओके साथ में राहु को दूरदर्शी माना गया है, तो 12वें घर में भी इनका कोई ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देखा गया। ओके व्यक्ति की फॉरेन सेटलमेंट होती है, लेकिन वो तभी होती है जब उसके अंदर पेशेंस होता है। ओके अगर वो जुमलों को देखकर देश छोड़ के चला गया तो लोगों की कई बार परिस्थितियां खराब होते भी देखा गया है। ओके क्योंकि जहां हम इल्यूजन की बात करते हैं ना, वहां हमें फिर संभल के भी चलना पड़ेगा। राइट 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 तो मेजरली 3 नंबर और 6 नंबर एक्टिव होती हैं, लेकिन वही जन्मपत्री की जब हम बात करते हैं तो हम कोई भी बात सीधे सीधे नहीं कर सकते कि ये एक्टिवेट होंगी भी। वो नेचुरल है कि वहाँ वो उच्च का होता है तो वो उसको प्रभावित करेगा। लेकिन राहु बैठा कहाँ है,
किस ग्रह के साथ उसकी स्थिति है, किन ग्रहों पर उसकी दृष्टि जा रही है और उस पर किन ग्रहों की दृष्टि जा रही है, वही सब निर्धारित करेंगे कि राहु की दशा उन ग्रहों को पॉजिटिव पावर देगी कि नेगेटिव पावर देगी। पावर तो डेफिनेट मिलेगी, राइट राइट, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव होगी कि डिस्ट्रक्टिव होगी, ये पूरे एनालिसिस के बाद बताया जा सकता है। परफेक्ट। राहु की महादशा में जनरली देखा गया है कि ज़्यादा करके जिस पे वो दशा चलती है वो या तो कोई एडिक्शंस की तरफ जाते हैं या ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी फोकस या अपने गोल से। ये क्यों होता है सर? देखिए, अगर आप पहले का ज़माना देखेंगे ना, मैं थोड़े से आपको डिफरेंट एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वैदिक चीज़ें तो आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगी। राइट। अगर हम अपने परदादा या दादा की बात करें, अगर आप उनसे उनकी इच्छाएं पूछते ना, तो वो ये कहते कि एक छोटा सा घर, एक छोटा सा व्यवसाय और इतना समय मिल जाए कि हम भजन कर पाए। परफेक्ट। सादी दाल रोटी। थोड़ा उससे पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक खाट, आराम से बैठे हैं, अपनी खेती करके आए, अपने दोस्तों में बैठे, गप्पे शप्पे लड़ाई, चाय पी, अपने रात को सो गए, फिर प्रातःकालीन उठ गए, फिर अपने वही प्रक्रिया में लगे। राइट राइट यानी कि सीमित इच्छाएं। राइट राइट। अब सीमित इच्छाओं में कोई प्रलोभन भी देगा ना, तो व्यक्ति उलझेगा नहीं उलझेगा। राइट। लेकिन अब आज हम कलयुग की बात करें, आज की जनरेशन्स की बात करें, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बिजनेस, क्योंकि बड़े की परिभाषा नहीं है, जैसे ही परमात्मा बड़ा देता है उसको और बड़ा दिखने लग जाता है। परफेक्ट। और मैं बढ़ोतरी को मैं गलत नहीं मानता, लेकिन जब ये राहु की महादशा आती है तो हमें भूख बढ़ जाती है हमारी मटेरियलिज्म की। परफेक्ट। अब अगर व्यक्ति ने अपनी लाइफ में भजन नहीं किया, भजन मतलब कि उसने मानवता को नहीं समझा, Okay. उसने लोगों की भावनाओं को नहीं समझा, तो वो ओवर पावर करके सब कुछ पाने की इच्छा करने लग जाता है। ठीक है। जिसको हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। राइट कि ये भी मेरे को मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। राइट राइट। मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सब कुछ मुझे मिल जाए। यानी कि मेरे कॉम्पिटिटर का प्रोजेक्ट भी मुझे मिल जाए, मेरा तो मिल ही गया। राइट। कोई तीसरा प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो भी मुझे मिल जाए। राइट। और जब वो इतनी चीजें इकट्ठी करता है तो वो ये भूल जाता है कि वो उसको संभाले कैसे। परफेक्ट। इसको कहते हैं कि पैसा आ गया लेकिन संभालना नहीं आया। हजम करना नहीं आया। और आप तो बॉम्बे से हैं, बॉलीवुड की दुनिया में तो बोला भी जाता है कि फेम मिलना आसान है लेकिन उसको डाइजेस्ट करना, स्टेबल करना मुश्किल है। राइट। वही राहु का काम है। राहु आपको दे देगा जितना आप मांगोगे, लेकिन संभाल सकते हो कि नहीं ये आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। परफेक्ट। अब आपने दूसरी बात की कि बुरी आदतों की तरफ। एडिक्शंस। अब एडिक्शंस केवल और केवल महादशा से नहीं आती। कौन से प्लैनेट हैं, क्या उनका प्रभाव है। यदि राहु नीच के हैं, पापी ग्रह के साथ बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपको ऐसे रास्तों पर लेकर जाएंगे जो नैतिकता से विपरीत होंगे, Okay. जो समाज से विपरीत होंगे। हम अगर देखें तो राहु राक्षस योनि के हैं। Okay. देव योनि के तो है नहीं। राइट राइट राइट। अब राक्षस योनि के जो प्रभाव होंगे वो वही होंगे जो राक्षस वृत्ति होगी। राइट। रात को जगना, रात को जो ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक से दूर हैं, राइट। क्योंकि देखो सबका नाम लेना उचित नहीं है, सही है। सही। उस ओर बिल्कुल खींचते हैं। लेकिन फिर निर्भर करता है कि आपकी अपनी विल पावर क्या है, कितनी है, आपका विजन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपने क्या चॉइस की है। राइट। क्योंकि राहु तो आपको मार्ग दिखाएगा। राइट 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 राइट। चल के आप जा रहे हो। यस यस यस। परफेक्ट। एडिक्शन कब बनेगी, जब आप इतनी क्षमता भी खो दोगे कि आप नहीं जाना चाह रहे और वो आपको ले जाए। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये केवल राहु के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये व्यक्ति विशेष पे भी निर्भर करता है। परफेक्ट। जैसे आपने एडिक्शंस के बारे में बताया, डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताया गया है, राहु की महादशा में देखा गया है कि रिलेशनशिप में भी कह सकते हैं इश्यूज आते हैं, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो वहाँ पे भी ब्रेकअप कह सकते हैं, पार्टनरशिप टूटते हुए देखा गया है।
ये क्यों होता है सर? देखिए, मैंने कहा ना, जब भूख बढ़ जाती है व्यक्ति की, अब हम सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप्स की। पहला रीज़न है कि उस व्यक्ति को दूसरों पर विश्वास होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो अपने ही भ्रम जाल में जी रहा है। राइट। दूसरा रीज़न है, हो सकता है पार्टनर थोड़ा सजग हो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा पेशेंस वाला हो। अब जिस व्यक्ति की राहु दशा चल रही है, उसके अंदर पेशेंस नहीं होगा, राइट। जल्दबाजी होगी, राइट। क्योंकि उसको दिख रहा है कि आगे मेरा पहाड़ है, राइट। चाहे वो धुआं हो। राइट। तो जब ऐसी कशमकश आती है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा लंबा नहीं चल नहीं पाता। चलता। राइट। तीसरा रीज़न है, सब कुछ मेरा हो जाए, यानी कि जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है, तो हो सकता है जिस व्यक्ति की राहु की महादशा हो, उसको ये भ्रम हो जाए। परफेक्ट। हमने अक्सर काफ़ी सीरीज़ में देखा है, काफ़ी मूवीज़ में देखा है कि व्यक्ति को लगता है कि मेरे नाम से या मेरी वजह से ये कंपनी चल रही है, और वो व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ग्रो ही कर रही होती है। कर रही है। या किसी को लगता है कि ये व्यक्ति की वजह से कुछ नहीं चल रहा, उसको जॉब से निकाल दिया, तो देखने में आता है कंपनी बंद हो गई। ऐसे ही जब व्यक्ति को ये भ्रम हो जाते हैं कि मैं ही करता धरता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तब टूट जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर जब गैप आने लगता है, चाहे प्रॉफिट को लेके, चाहे एक्सपेंशंस को लेके, चाहे बिहेवियर को लेके, चाहे आपके विजन्स को लेके, तब वो ब्रेक होती है। परफेक्ट। अब हम मैरिजेस की बात करें तो व्यक्ति मटेरियलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुक जाता है। राइट। राइट। यानी कि फैमिली को टाइम कम देगा। राइट। जब फैमिली की नीड्स को नहीं देखेगा, टाइम कम देगा, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में वीकनेस आएगी आएगी। 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 फिर दूसरा क्या है, जब वो इल्यूजनेटिव होगा, तो कई बार उसका एंगर भी बढ़ जाता है। जैसे ही उसको अपने काम करने से रोको या कोई टोको, तो वो बहुत एग्रेसिवली बिहेव करता है। राइट। राइट। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है कि रिलेशनशिप्स वीक हो जाते हैं, मैरिजेस में काफ़ी ट्रबलसम आता है। अब उसी ट्रबलसम के दौरान यदि आपकी होरोस्कोप में डाइवोर्स का योग है या सेपरेशन का योग है और वो कहीं एक्टिवेट हो गया, तब वो रिजल्ट करता है कि डाइवोर्स हो गया। लेकिन वो केवल राहु महादशा की वजह से नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन वो आपकी होरोस्कोप में ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बना हुआ था। अब वो चाहे गोचर से एक्टिव हुआ, चाहे वो अंतरदशा से एक्टिव हुआ, चाहे प्रत्यंतर से एक्टिव हुआ, या आपके खुद के कृत्यों से एक्टिव हुआ, यदि अगर वो एक्टिवेट हुआ है और राहु की महादशा ऑलरेडी चल रही है, तो डेफिनेटली देखा गया है कि इस दशा में काफ़ी डाइवोर्सेस भी होते हैं। लेकिन केवल दशा कराएगी ऐसा नहीं है। राहु की महादशा में सर बात करें तो जैसे आपने शनि की महादशा में कुछ गाइडेंस दी, कुछ रेमेडीज दी, उसी तरीके से राहु की महादशा के लिए कुछ गाइडेंस, कुछ रेमेडीज। देखिए, सबसे पहले राहु की महादशा के लिए मेजर गाइडेंस है टू बी डिसिप्लिन्ड। ओके। यदि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड नहीं है, अब डिसिप्लिन्ड का मतलब वो स्कूल वाला डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपका एक प्रॉपर उठने का टाइम हो, फिर आपका कुछ एक्सरसाइज का टाइम हो, फिर आपका कुछ स्पिरिचुअलिज्म का टाइम हो, क्योंकि राहु आपको पूजा पाठ से दूर करता है। राइट। और वही एक स्ट्रेंथ है जो आपको इल्यूजन से दूर रखती है। राइट। आप कभी भी देखेंगे जो व्यक्ति राहु प्रभावित होगा, वो जल्दी से पूजा पाठ नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो रिचुअल्स में बिलीव नहीं करेगा। राइट। तो आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। परफेक्ट। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितना भी समय दे सकते हैं, भजन सुनना, कोई पाठ, जो आप नेचुरल रूटीन है आपका, वो कैरी वो करिए। मेंटेन होना चाहिए। आपकी डाइट मेंटेन होनी चाहिए, आपका वर्क टाइम मेंटेन होना चाहिए। परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे रेगुलर काम करते थे, अब ये दशा आ गई तो आप 12 घंटे लगे हुए हैं, 14 आवर्स लगे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है। तो वो डिसबैलेंस लेके आएगा। ठीक है। यदि आप डिसिप्लिन्ड हैं और उसी डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, तो राहु आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा। परफेक्ट। फिर दूसरा, आपकी संगत। यदि आपने ऐसे मित्र बना रखे हैं
जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, अभी तो आप उनको समय नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही ये दशा आएगी आप समय देंगे। आपका मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, दूसरे लोग दूर हो जाएंगे और वो आपके करीबी बनने लगेंगे। तो यदि आपके पास वो संगत नहीं है तो आप बच गए। परफेक्ट। क्योंकि देखो, रेमेडीज, बेसिक रेमेडीज यही काम करती है, गाइडेंस ही काम करेगी। रेमेडीज अपना काम करेंगी, लेकिन यदि आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं है ना, तो रेमेडीज कुछ नहीं कर पाती। परफेक्ट परफेक्ट। फिर तीसरी चीज, आपके विजन्स क्लियर होने चाहिए। यदि आप ब्लर विजन पे चल रहे हैं, सपोज कीजिए आज आपके अकाउंट में लाख रुपए हैं और आप विजन लगा के बैठे 10,000 करोड़ का, तो राहु आपको ऐसी खाई में गिरेगा कि आपके वो लाख रुपए भी नहीं बचेंगे। लेकिन यदि आपका विजन है कि आज 1 लाख है, इस साल के एंड तक मुझे 10 लाख करने हैं, फिर मुझे 50 लाख करने हैं, फिर मुझे 1 करोड़ करने हैं, यदि आपका स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है उस 10,000 CR तक पहुंचने का, तो राहु आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आपकी भूख बढ़ाएगा, मटेरियलिज्म बढ़ाएगा, तो आप सोर्सेज भी सर्च करोगे। परफेक्ट। लेकिन यदि आपका विजन ब्लर है तो फिर आप सीधा खाई के अंदर जाते हो। तभी तो मैंने कहा ना, रंक से राजा और राजा से रंक दोनों हो सकता है। अब मान लीजिए आपको किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि ये वाला शेयर आज इसके प्राइस गिरने वाले हैं, तो जैसे ही गिरे आप उसको बाय बैक कर लो। आपने मान लो सपोज करो 1 करोड़ के शेयर खरीद लिए। अब आपके मन के अंदर भूख आ रही है कि यार 10 रुपये बढ़ गया, बेच दो इसको, और आपने सपोज करो वो सेल कर दिए। लेकिन यदि आप डिसिप्लिन्ड होते, विजन होता, तो आप पहले क्या करते, स्टॉक मार्केट में कैंडल्स को सर्च करते, वेट करते कि कब सबसे लार्जर कैंडल बन रही है। राइट। क्योंकि डिमांड सप्लाई फिजिकल मार्केट में अगर शिफ्ट होगी तो डेफिनेटली शेयर मार्केट भी शिफ्ट होगा। तो यदि आप अगर विजन क्लियर है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप वो जल्दबाजी नहीं दिखाओगे। राहु का काम है आपको जल्दबाज बनाना, लेकिन ये आपकी अपनी परसेप्शन है कि आप कितनी जल्दबाजी दिखाते हो। तो ये तो हैं बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस। अब राहु के लिए कोयले का प्रयोग भी किया जाता है रेमेडी में। जल में बहाने के अंदर आप जो होते हैं, जो और कोयले का कॉम्बिनेशन बनाकर कूड़ेदान में ही फेंका जाता है। वो भी एक राहु की इफेक्ट को कम करने का तरीका है। अक्सर हमने नारियल का तो सुना ही है कि नारियल को वार के या तो हनुमान जी के मंदिर में रखना या अपने ऊपर से वार के जल में प्रवाह करना। लेकिन जो सबसे बड़ा रेमेडी है वो है कारक तत्व। जैसे हमने शनि में बात की थी, जितने भी आपके स्वीपर्स हैं, घर के स्वीपर नहीं, जो स्ट्रीट स्वीपर्स हैं, जो आपकी सारी गंदगी को साफ करते हैं, यदि आप उन्हें कुछ डोनेट करते हैं, आप उनको सपोज कीजिए गर्मी है, आपने थम्स अप पिला दी, कोई शरबत पिला दिया, सर्दी आ गई आपने उनको कंबल दे दिए, कुछ अनाज के पैसे दे दिए, जब आप ये चीज़ें उनके लिए करते हैं तो राहु का इफेक्ट डेफिनेटली कम होता है। लेकिन रियलिटी चेक वही है कि यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपका विज़न क्लियर नहीं है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, और यदि आप स्पिरिचुअलिज्म से बिल्कुल भटक गए हैं, तो फिर राहु आपको अपने हिसाब से चलाएगा। फिर आप रंक बनोगे कि राजा बनोगे, ये निर्भर करेगा कि वो किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, क्या दृष्टिकोण है, क्या दशाएं हैं। क्योंकि केवल जन्मपत्री ही सब कुछ ऐसा नहीं है। आपके इष्ट देव हैं, आपकी कुल देवी हैं, आपके पितृ हैं, यदि उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर और आप उनको समय समय पर जो भी उनके रिचुअल्स हैं वो आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ का एक सेफ साइड गेम होता है कि कोई भी दशा आ जाए वो आपको सुरक्षित रखते हैं। प्रभाव आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा। अब मान लीजिए किसी की उंगली कटनी लिखी थी, तो हो सकता है छोटा सा कट लग के रह जाए, क्योंकि वो अपना प्रभाव दिखाएगा कि यहाँ से खून निकलना है तो निकलेगा। अब वो कट के निकले कि कट लग के निकले, ये निर्भर करता है आपके अपने कर्मों पे,
आपके अपने डिसिप्लिन पे, आपके अपने लाइफ पैटर्न्स पे। परफेक्ट। अब तक हमने राहु के बारे में समझा, हमने शनि देव के बारे में समझा, हमने दोनों महादशा के बारे में भी समझा। सर ने गाइडेंस दी और साथ ही में रेमेडीज़ बताई, और एक्चुअल में आपको अपने आप को कैसे संभाल के रखना है इस दोनों महादशा में, ये भी सर ने बताया। अगर हम तीसरी महादशा की बात करें जो है केतु की महादशा, केतु महादशा में कहा जाता है कि डिटैचमेंट ज़्यादा होता है, कन्फ्यूजन के फेस को कह सकते हैं ये ओपन करता है एक नॉर्मल आम इंसान के लिए। ऐसा क्यों सर? देखिए, बेसिकली क्या है कि ये कलयुगी प्रभावी समय है, मटेरियलिज्म प्रधान है। अब केतु क्या है? जिसके पास दिमाग नहीं है, केवल दिल है। राइट। अब दिल के लिए मटेरियलिज्म तो कोई चीज़ ही नहीं है। राइट। हम क्या कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बॉलीवुड में भी अक्सर हमने देखा है कि हम दोनों प्रेम में रह लेंगे, वही खा लेंगे, वही पी लेंगे, वैसे ही सो लेंगे, वैसे ही काम कर लेंगे, जीवन व्याप्त कर लेंगे। राइट। ठीक। राइट। केतु वही है। राइट। केतु, क्योंकि देखो, व्यक्ति वही दे पाएगा जो उसके पास है। परफेक्ट। अब केतु के पास धन तो है नहीं, राइट। केतु के पास है आत्मज्ञान, राइट। केतु के पास है इनर विजन। राइट। तो जो आपने कंफ्यूजन की बात की, जब केतु का फेज आता है तो व्यक्ति के अंदर अचानक से अपने आप को तोलने मोलने की थॉट्स आने लगती हैं। लेकिन केतु से पहले भी उसने जीवन जिया है, अब उसको भारी दुनिया भी खींच रही है और केतु उसको अंदर लेके जाना चाहता है, तो वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि वो चूज किसको करे। राइट। अब आपने डिटैचमेंट की बात की, डिटैचमेंट है केतु इज अ सेल्फ टाइम। ओके। मैं कहता हूं कि हर एक प्लेनेट आपको आपकी जर्नी के लिए तैयार करने के लिए आता है। राइट। कोई भी प्लेनेट आपका नुकसान नहीं चाहता, कोई प्लेनेट आपको पीड़ित नहीं करना चाहता। पीड़ा का कारण आप स्वयं हैं। ओके। क्योंकि ट्रेन अगर बुलेट है तो आपको वैसी ही सेफ्टी लगानी पड़ेगी। राइट। लेकिन अगर आप लोकल में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको वो झटकों की आदत भी डालनी पड़ेगी। परफेक्ट। कि आप अपने आप निकल जाओगे, पीछे खड़े हो, गेट पे खड़े होगे, अपने आप अंदर आ जाओगे। राइट। 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 तो वो क्षमताएं अगर आपके अंदर हैं उस परिवर्तन को सहन करने की, तो कोई भी प्लेनेट आपको पीड़ा नहीं देगा। डिटैचमेंट केतु क्यों लेके आता है? क्योंकि केतु कहता है कि अपने अंदर झांको। बहुत कमा लिया, अब पहले अपने अंदर झांको कि अभी तक जो किया है वो सही किया है कि गलत किया है। राइट। अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी स्किल्स को पहचानो। राइट। राइट। इसीलिए कहते हैं जब केतु का फेज आता है तो यदि व्यक्ति प्रिंसिपली डिसिप्लिनली अगर अपने ऊपर काम करता है तो उसकी इंट्यूटिव पावर नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। इंट्यूशंस बढ़ जाते हैं। ओके। लेकिन वो कब बढ़ेंगी? जब आप खुद पर विश्वास करोगे, जब आप खुद को पहचानोगे, खुद की गट को समझोगे। तो यही चीजें क्या होता है कि व्यक्ति खुद को समय देने लग जाता है, अकेला रहना पसंद करता है, ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। मैंने कहा ना, शिफ्ट इज इक्वल टू स्ट्रगल। परफेक्ट। फॉर टुडेज टाइम। परफेक्ट। वही केतु में है, सेल्फ एनालिसिस का टाइम है, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है कि ये हमसे दूर हो रहा है। राइट। जबकि वो दूर नहीं हो रहा, वो एक अपने लाइफ के फेज में है। राइट। अब ये टाइम आया है कि अपने आप को जाने। राइट। अब हो सकता है किसी व्यक्ति ने केतु की दशा में ही जन्म लिया हो, तो बच्चा आपको लगेगा कि जब वो शुरू के उसके 7 साल है, जितने की साल की दशा होती है वो बिल्कुल शांत दिखेगा आपको, भीड़ से दूर दिखेगा, ज़्यादा बच्चों में खेलता हुआ नहीं दिखेगा, उसका एक अलग ही टेंट्रम होंगे। फिर वो अचानक जैसी उसकी दशा चेंज होगी, नॉर्मल होगा। लेकिन वो ज़्यादा नॉर्मल क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसकी सीडिंग वैसी होगी। अब जिस व्यक्ति ने बचपन में बोला ही नहीं, तो बड़े होके कैसे, जो ज़्यादा हंसा खेला नहीं, जो लोगों में घुला मिला नहीं, तो वो बड़ा होके भी धीरे धीरे ओपन होगा। वो एकदम से ओपन नहीं होगा। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि 7 नंबर वाले व्यक्ति भीड़ पसंद नहीं करते, ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन जितनों के साथ घुलते मिलते हैं वहाँ वो ओपन बुक होते हैं। परफेक्ट। केतु भी वही फेज है, लेकिन व्यक्ति को स्ट्रगल कहाँ लगेगी
यदि व्यक्ति उसके अनुरूप नहीं चलेगा, परफेक्ट, फिर वो बाहर की तरफ भागेगा, वो फिर उसको खींच के लेके आएगा, परफेक्ट, क्योंकि उसका काम है उसको अंतर्मुखी करना। परफेक्ट, लेकिन मटेरियलिज्म क्या करेगा, फिर उसको बार बार उकसाएगा। तो ये जो अंदर बाहर का जो पैटर्न है, ये व्यक्ति की लाइफ में कंफ्यूजन लेके आता है। तो वही है, उसको डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड कब कर पाएगा, जब वो केतु को जान पाएगा। परफेक्ट, अगर वो यही नहीं जानेगा कि केतु है क्या, और वही उसके अंदर भूख लगी हुई है कि मुझे तो 4 प्रोजेक्ट और चाहिए, मुझे तो 4 गाड़ियां और चाहिए, 4 घर और चाहिए, तो केतु कहेगा भाई मेरे पास है ही नहीं, दूं कहां से। दो कहाँ से, राइट, राइट, क्योंकि केतु चेला है, राइट, और चेला किसका, बृहस्पति का। राइट, बृहस्पति जी क्या है, ज्ञान के देवता हैं। तो वो तो आत्मज्ञान दे सकता है आपको, परफेक्ट, पैसा नहीं दे पैसा सकता। नहीं दे सकता, परफेक्ट, इसीलिए केतु को डायरेक्ट गणेश जी से जोड़ा जाता है, ओके, क्योंकि वो बुद्धि के देव हैं, बुद्धि के देवता हैं। राइट, राइट, हमने अक्सर जितनी भी आज तक टीवी पे स्टोरीज देखी हो गणेश जी की, या गणेश जी की कथाएं सुनी हो, तो हर जगह उनकी चतुराई, राइट, किस तरीके से वो बिना कुछ करे कार्य को सिद्ध कर देते हैं, परफेक्ट, वही केतु के अंदर होती है। ठीक है, लेकिन उसको समझना, परखना, जानने का ये मेजर समय है। परफेक्ट। केतु की महादशा में कहा जाता है सर कि स्पिरिचुअली सडनली आदमी एक्टिव हो जाता है ज़्यादा, ये क्यों होता है? देखिए मैंने कहा ना, जब आप मटेरियलिज्म से दूर होंगे ओके, तो फिर क्या बचा। स्पिरिचुअल, राइट, राइट, हमने एक अक्सर दोहा भी सुना है कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का काय होई। हुए, राइट, स्पिरिचुअलिज्म क्या है, स्पिरिचुअलिज्म एक ऐसी साइंस है, अगर आज की भाषा में समझें, या एक ऐसी पद्धति है जो आपको जीवन शैली सीखना सिखाती है, परफेक्ट, जो सुख को सुख नहीं बोलती, दुख को दुख नहीं बोलती। ये लाइफ के पड़ाव है। जब आप उस स्थिति पे आ जाते हैं तो आपके लिए दोनों में से कुछ भी मैटर नहीं करता। दोनों स्थिति समान है के लिए, पता है जीवन आया है तो रात है तो दिन भी है। अगर ऐसा ही था तो ईश्वर रात बनाता ही नहीं। बनाता ही नहीं, राइट, राइट, अगर रात बुरी है तो रात आती ही नहीं, आती नहीं, राइट, फिर तो राइट, दिन ही रहता। दिन ही रहता, राइट, लेकिन रात भी है और दिन भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, यानी कि परिवर्तन तो आना ही जो आना, प्रकृति का नियम है। तो जीवन एक शैली में कैसे चलेगा। परफेक्ट, तो जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है तो उसको भगवत नाम याद आता है। अब वो हो सकता है कृष्ण जी के प्रति आकर्षित हो जाए, हो सकता है वो हनुमान जी के प्रति आकर्षित हो जाए, वो निर्भर करता है कि उसके परिवार में क्या शैली चल है, रही है, क्या परंपराएं चलती आ रही हैं, या क्या शुरू से वो मानते हैं। राइट, राइट। जैसे आपने पहले की 2 महादशा में कुछ राशियों का जिक्र किया कि ये उनके लिए बाय डिफॉल्ट एक्टिव होती है, केतु के लिए कौन सी राशि है सर? केतु के लिए कोई भी राशि नहीं है, ओके, क्योंकि केतु उस तरीके से व्यवहार करता है जिस प्लेनेट के साथ वो बैठा है, ओके, जिस राशि में बैठा है, ओके, और कैसी दृष्टियां उसके ऊपर आ रही हैं। ओके, क्योंकि चेला है, ओके, उसका अपना तो कोई मार्ग है नहीं। राइट, जैसा उसका गुरुजन मार्गदर्शन करेंगे राइट, वैसा ही वो प्रभाव दिखाता है। ओके, तो केतु के समय में यदि वो बृहस्पति के साथ बैठा है तो वो ज्ञान की ओर चला जाएगा। ओके, अब वहीं वो पाप ग्रह के साथ बैठा है तो फिर वो ऐसी एक्टिविटीज में चला जाएगा जिसको हम सोच भी नहीं सकते। केतु महादशा में एक आम इंसान के लिए जब ये महादशा आती है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, माइंड, मनी या हेल्थ सर? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज है माइंड, ओके, क्योंकि केतु की दशा में हमारे दिमाग की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है, ओके, क्योंकि हम दिल से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ओके, और आज की दुनिया में दिल से सोच के नहीं चला जाता। ओके, दूसरा आता है हेल्थ के चैलेंज, क्योंकि जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या जीवन में प्राप्त किया अभी तक। राइट, पैसा चैलेंज क्यों बन जाता है, क्योंकि केतु की दशा में व्यक्ति के अंदर की मटेरियलिज्म की जो भूख है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। परफेक्ट, तो सबसे पहले अगर हम ग्रेड देंगे तो माइंड को देंगे, फिर हम
हेल्थ को देंगे, और जब ये दोनों चैलेंजेस आते हैं तो मनी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी ही इम्पैक्ट करेगी। करेंगे। जैसे आपने पहले की 2 महादशा के लिए गाइडेंस कुछ रेमेडीज दी, इस महादशा के लिए सर गाइडेंस रेमेडीज? देखिए सबसे पहली गाइडेंस है कि जब आपकी ये दशा आरंभ होने वाली है तो इसके साथ फैमिलियर होने के लिए आपको अपना मी टाइम फाइनलाइज करना होगा। परफेक्ट। यदि आप अपना मी टाइम फाइनलाइज करते हैं तो धीरे धीरे आप इस दशा के अनुरूप होने लगते हैं। ओके। दूसरा, आपको अपना पैशन ढूंढना होगा। ओके। पैशन मतलब हो सकता है किसी को कैशियो बजाना पसंद हो, ओके। किसी को गाना गाना पसंद हो, ओके। किसी को घूमना पसंद हो, यानी कि खुद की खुशी के लिए जो भी करना पसंद है वो करिए। उस एक्टिविटी को स्टार्ट करना चाहिए। ओके। तीसरी चीज, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। ओके। अगर आपकी बुक्स रीड करने की हैबिट नहीं है तो दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ जब आप बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। वो आपकी चॉइस है कि आप हेल्पिंग बुक्स यूज़ करना चाहते हैं, आप कोई स्टोरी बुक्स रीड करना चाहते हैं, क्योंकि जितना टाइम आप खुद को देने लगेंगे उतनी केतु की दशा आपको नॉर्मल लगने लगेगी। परफेक्ट। परफेक्ट। हो सकता है बहुत से लोग आपसे दूर होने लगें। रीजन बिहाइंड, जो आपको समझ सकेंगे वही केतु की दशा में आपके साथ दे पाएंगे। जो आपके साथ के लिए बने ही नहीं है वो धीरे धीरे सब दूर होते जाएंगे, क्योंकि केतु की प्रवृत्ति है सेलेक्टिव लोगों को साथ रखना। ओके। ओके। वो क्वांटिटिव लोगों को नहीं रखता। राइट। राइट। इसीलिए हम जब भी 7 नंबर की बात करते हैं तो क्यों बात करते हैं कि आपके फ्रेंड सेलेक्टिव होंगे? वो केतु की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसी से 7 नंबर की बनी है। तो पहली चीज, यदि व्यक्ति आपके जीवन से निकलते जा रहे हैं तो बी इन एक्सेप्टेंस। अब केतु की सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि आप गणेश जी का पूजन करें। ओके। आप ओम गम गणपते नमः का जाप करें, गणेश अथर्वशीष ये का पढ़िए। आप पाठ करें। आप जितना गणेश जी के नियर बाय रहेंगे केतु में उतना आप सेफ साइड उस दशा को प्ले कर पाएंगे, ओके। क्योंकि जो बुद्धि देने का काम है वो फिर गणेश जी का है। गणेश जी का। राइट। राइट। अंतर्मुखी तो केतु बना ही रहा है, राइट। लेकिन अगर वो अंतर्मुखी बुद्धि के साथ जुड़ जाए तब आप फिर मिरेकल्स कर पाएंगे। परफेक्ट। परफेक्ट। चौथी रेमेडी शिव जी है। जितना आप ओम नमः शिवाय करें, जितना आप उस समय पे रुद्राभिषेक कर सकें, जितना आप शिव जी की पूजा रिचुअल्स कर सकें, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देता है। परफेक्ट। फिर तीसरी चीज है जो अपंग लोग हैं। ओके। केतु मतलब इनकम्प्लीशन। इनकम्प्लीशन। यस। तो जो अपंग लोग हैं, यदि आप उनकी सहायता करते हैं, उनको मदद करते हैं, उनके लिए उनकी अपंगता में जो चीज़ सहायक हैं उसको आप प्रदान करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तीनों महादशा में आपने बेहतरीन तरीके से इस महादशाओं को समझाया, गाइडेंस दी, रेमेडीज दी, एक्चुअल में कैसे डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या स्टेज होती है उस इंसान की इन महादशा में, ये भी आपने बताया सर। लेकिन अगर हम गोचर की बात करें तो जब ये गोचर कॉम्बिनेशंस में आते हैं तो ये कैसे अफेक्ट करते हैं सर? देखिए, अगर वास्तविकता में आप देखेंगे ना तो व्यक्ति को गोचर ही चला रहा है, ओके। क्योंकि गोचर का मतलब है प्रेजेंट पोजीशंस ऑफ प्लेनेट। राइट। दशाएं हैं, महादशाएं हैं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर, ये आपकी जन्म कुंडली पर स्थित हैं परफेक्ट। जो क्रमबद्ध चलती आ रही हैं। राइट। 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 लेकिन गोचर क्या है? एक्टिव स्टेट्स ऑफ प्लैनेट है। राइट। व्यक्ति जनरली क्या खोजता है? दशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, प्रत्यंतर क्या चल रही है। और अक्सर देखा गया है कि जब व्यक्ति की स्थिति भी भापी जाती है तो कहीं ना कहीं समन्वय मिल जाता है। राइट। राइट। लेकिन जब वास्तविकता देखी जाती है कि जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ समझ में आती है गोचर से। ओके।
गोचर इज द फिजिकल एंड एक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लैनेट इन योर चार्ट। परफेक्ट। तो यदि मान लीजिए किसी का मेष लगन है तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, राइट राइट उसकी पूरी लाइफ ही गोचर है। राइट। अब मान लीजिए लगन मकर का है, अब गोचर में शनिदेव कहाँ बैठे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। वो आपकी लाइफ को करंटली रिप्रेजेंट करेगा राइट। और व्यक्ति उसका सॉल्यूशन कभी नहीं नहीं दे ढूंढता। पाएगी। व्यक्ति ढूंढता है भाई आपकी दशा क्या चल रही है, आपकी अंतरदशा क्या चल रही है, आपकी प्रत्यंतर क्या चल रही है। मैंने कहा ना, ज्योतिष समझने का विषय नहीं है, राइट। ज्योतिष जीने का विषय है। परफेक्ट परफेक्ट। जो व्यक्ति ज्योतिष को जीने लगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर उसको सुख मिलने लग जाएंगे right. या प्रसिद्धि मिल जाएगी या उसके सब काम बन जाएंगे। उसके अंदर एक ऐसी सहनशीलता आ जाएगी कि वो समझ जाएगा कि सीढ़ी दर सीढ़ी परमात्मा ने जो मेरे लिए बनाया है, राइट। मैं उस पे चलता जाऊं बस। परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि यदि आप इसको एक प्रिडिक्टिव साइंस मानेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती प्रिडिक्शंस, राइट डेफिनेट होती हैं। राइट 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 100% जो बोला जाता है वो सत्य निकलता है, राइट वो भी अपनी कैलकुलेशंस हैं। राइट आज हमने प्रेडिक्टिव क्यों नहीं रखा? क्योंकि मेरा मानना है सबसे पहले समझो। राइट प्रेडिक्शंस तो कभी भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। सबसे पहले उस साइंस का जो बेस है वो समझो। वो समझना जरूरी है। परफेक्ट। यदि आप उसके अनुसार जीने लगे तो आदि महादशाएं तो आपकी वैसे ही सरल हो वैसे ही जाएंगी। सरल हो जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट। तो गोचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो जब भी आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास निरीक्षण के लिए जाते हैं तो अपने गोचर को अवश्य समझें कि गोचर आपकी पत्री में क्या रिजल्ट दे रहा है। परफेक्ट। क्योंकि गोचर डिसाइड करता है ये इवेंट होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। जब भी हम प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो दशा अंतरदशा प्रेडिक्शन नहीं देती है। गोचर आप देती कभी भी देखेंगे जब भी प्रेडिक्शन देता है कोई, तो वो क्या कहता है कि शनि इस राशि से इस राशि में शिफ्ट हो गए या राहु का गोचर हो रहा है, तो ऐसे ऐसे समन्वय बनने के आसार हैं। चांसेस हैं। अब तक हमने महादशा के बारे में समझा, तीनों केतु, राहु और शनि, और साथ ही में आप लास्ट में आपने गोचर को भी एक्सप्लेन किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड में जो आपने डिस्क्लेमर दिया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आशा करता हूँ आज का जो एपिसोड है वो आप सभी लोग ये पूरा एपिसोड देखिए, महादशा को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।